अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के जो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट किए थे। आज के लेक्चर में कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को हम कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो हैं आपकी एक्सरसाइज में टोटल 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें आपको एक इमेज दिखाया हुआ है और इसके बारे में बोला हुआ है कि ये एक एआई इमेज है और ये इलस्ट्रेट कर रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज पे। इसके साथ ही हमें क्या शो करवा रहा है कि राइजिंग टेम्परेचर जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हैं वो हीट वेव्स कॉज करवाते हैं, हरिकेन्स कॉज करवाते हैं। और ये हमें ये भी शो कर रहा है कि राइजिंग टेम्परेचर्स ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से कैसे फ्रीक्वेंट और इंटेंस हीट वेव्स को कॉज करवाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने ऊपर आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसको कंसिडर करते हुए आपने इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वन बाय वन इनको रीड करते हैं। हाउ डू इंक्रीज टेम्परेचर्स लेड टू मोर फ्रीक्वेंट हीट वेव्स इन द सिटीज़। पहला क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि टेम्परेचर्स इंक्रीज होने की वजह से जो हीट वेव्स हैं सिटीज़ में वो किस तरीके से ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, क्या इसकी रीज़न है। और बी पार्ट में पूछा हुआ है हाउ माइट द इंटेंसिटी ऑफ द फ्यूचर हरिकेन्स चेंज इफ़ द ग्लोबल टेम्परेचर्स कंटिन्यू टू राइज। कह रहे हैं कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर इसी रेट से इंक्रीज़ होता रहेगा तो जो फ्यूचर में हरिकेन आने के चांसेस हैं उनकी इंटेंसिटी कैसे बढ़ सकती है, आपने रिलेट करके इसका बताना है। और सी पार्ट में पूछा हुआ है एक्सप्लेन व्हाट द ग्लास रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैव इन कॉमन इन टर्म्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। इसमें कह रहे हैं एक्सप्लेन करें कि जो ग्लास रूफ होता है ग्रीन हाउस का या जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस में से एक है ना, तो इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ कॉमन है जो कि हीट एंड टेम्परेचर के हवाले से इनमें कॉमन आती है, वो हमने एक्सप्लेन करना है। इनके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट क्या था कि इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से हीट वेव सिटी में किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है। इसको हम पढ़ते हैं राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज द सिविरिटी ऑफ द हीट वेव्स स्पेशली इन द सिटीज़। कि जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं उसकी वजह से क्या है, हीट वेव की सिविरिटी इंक्रीज़ हो रही है और ख़ास करके सिटीज़ में ऐसा हो रहा है। जो अर्बन एरिया है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक इफ़ेक्ट का नाम जो हमें पहले भी बताया हुआ था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, किसको हम क्या बोलते हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एब्जॉर्ब करता है और रिटेन करता है हीट को मोर देन नेचुरल लैंडस्केप्स। क्यों ये हमने इसका आंसर जो है वो उसमें भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ा था। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में हीट आइलैंड इफेक्ट था, उसमें हमने ये देखा था कि सिटीज़ में क्या है, आपके पास मेटल ज़्यादा है, बिल्डिंग ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो वो तमाम चीज़ें मज़ीद ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करती हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल सराउंडिंग्स के। और जब टेम्परेचर राइज़ करेगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिटीज़ जो हैं वो मोर प्रोन होंगी कि उनमें हीट वेव्स के ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड्स आएंगे। ठीक है, ये इस वजह से है ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से सिटीज़ में जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये रीज़न है इसकी। इसके बाद बी जो पार्ट है इसकी तरफ चलते हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है, हाउ माइट द इंटेंसिटी ऑफ द फ्यूचर हरिकेन्स चेंज इफ़ ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यू टू राइज। अगर ग्लोबल टेम्परेचर इसी तरह से इंक्रीज़ होता रहेगा, राइज करता रहेगा, तो जो फ्यूचर हरिकेन के चांसेस हैं उनकी इंटेंसिटी किस तरीके से टेम्परेचर के बढ़ने से वो बढ़ सकती है, वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसका आंसर क्या है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर जो है इसी तरह से राइज करता रहेगा तो हरिकेन्स भी मज़ीद इंटेंस होते रहेंगे। ऐसा क्यों है, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, जो ओशन सरफेस का टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जाएगा, ओशन का जो वाटर है वो वार्म होता जाएगा। वार्म होके क्या होता है, कन्वेक्शन वाला हमने जो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उससे क्या होगा, मोर एनर्जी मिलेगी हरिकेन्स को, स्ट्रॉन्गर विंड्स जो है वो जनरेट होंगी, हैवियर रेनफॉल का चांस मज़ीद बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर वार्मर एटमॉस्फेयर है तो वो मोर मॉइस्चर को होल्ड उसने किया हुआ होता है और इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन का चांस ड्यूरिंग स्टॉर्म मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है हरिकेन्स की वो इतनी ज़्यादा हो सकता है इंक्रीज़ ना हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी या जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सी पार्ट है उसमें क्या पूछा हुआ था, एक्सप्लेन व्हाट द ग्लास रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैव इन कॉमन इन टर्म्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। इसमें क्या पूछा हुआ है कि जो हमारे पास ग्रीन हाउस बनाया जाता है उसका जो ग्रीन ग्लास रूफ है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। अगर हीट और टेम्परेचर को हम कंसिडर करें तो ग्रीन हाउस के ग्लास रूफ में और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इन दोनों में क्या बात कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है। इसको हम पढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है, बोथ द ग्लास रूफ ऑफ अ ग्रीन हाउस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट। जो हमारे पास ग्लास रूफ है ग्रीन हाउस का या जो कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये दोनों क्या करते हैं, पहली चीज़ इनमें कॉमन है कि ये दोनों ट्रैप करते हैं हीट को, ठीक है। और ग्रीन हाउस में जो सन लाइट है वो एंटर होती है सबसे पहले ग्लास के थ्रू, वार्म करवाती है इंटीरियर को, लेकिन फिर क्या होता है, द ग्लास देन प्रिवेंट्स मच ऑफ द हीट फ्रॉम एस्केपिंग। ग्लास के थ्रू लाइट एंटर हो जाती है, लाइट वार्म करवाती है इंटीरियर को, लेकिन ग्लास जो है उस हीट को फिर बाहर नहीं निकलने देता, उसको एस्केप आउट नहीं करने देता, और वो क्या होता है, वो हीट अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर बार बार आती है और उसकी वजह से इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो मज़ीद बढ़ता जाता है। सेम इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल वही रोल परफॉर्म कर रहा होता है जैसा कि यहाँ पे जो ग्लास रूफ है वो परफॉर्म कर रहा है। क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड उन जो सनलाइट है उसको एंटर तो होने देती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने देती है, लेकिन फिर उसको निकलने नहीं देती, उसको इमिट नहीं होने देती, रेडिएट नहीं होने देती, और ट्रैप करवा लेती है आउटगोइंग हीट को और प्रिवेंट करवा देती है इसको कि वो स्पेस में ना जो है स्केप कर पाए। तो इसकी वजह से वार्मिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि आपको ग्रीन हाउस, जो फिजिकल ग्रीन हाउस है उसमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ट्रैप करते हैं हीट को और इसको एंटर तो होने देते हैं लेकिन स्केप आउट नहीं होने देते, इसको इमिट नहीं करने देते, और इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ तक हमारा इसके टोटल 3 पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको सेकंड दिया हुआ है इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें बेसिकली आपको एक टेबल दिया हुआ है और टेबल में क्या हमें टेम्परेचर्स दिए हुए हैं किस किस चीज़ के, 10 ग्राम ऑफ वाटर है और 10 ग्राम ऑफ आयरन है, इन दोनों का आपको टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। और ये किस वक्त के टेम्परेचर है, जब हमने इनको 60 मिनट्स के लिए सनलाइट में रखा। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएट लाइन ग्राफ्स ऑफ द टेम्परेचर ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस फॉर बोथ वाटर एंड आयरन ऑन अ ग्राफ शीट, बी श्योर टू लेबल द सब्सटेंसेस। फर्स्ट में पॉइंट में उन्होंने हमें कहा है कि इस डाटा को यूज़ करके आप लें लाइन ग्राफ्स बनाने हैं, टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे लेना है और टाइम को एक्स एक्सिस पे लेना है, वाटर के लिए भी और आयरन के लिए, और आपने साथ में सब्सटेंसेस को लेबल लाजमी करना है। सेकेंड पॉइंट में बोला हुआ है, based on the data in the table which heats up quickly water or metal। इस जो आपको डाटा दिया हुआ है इसको यूज़ करके आपने बताना है कि वाटर जल्दी से हीट अप होगा या आयरन जो मेटल है वो जल्दी से हीट अप होगा। और थर्ड पॉइंट में पूछा हुआ है, विच डू यू थिंक विल कूल मोर स्लोली, वाटर और आयरन, एलेबोरेट योर आंसर। इसमें कह रहे हैं आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कूल कौन सा होगा, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से कूल कौन होगा, तो वो आपने अपना आंसर जो है एलेबोरेट करना है। और फोर्थ पॉइंट में पूछा हुआ है, व्हेन यू बॉयल वाटर इन एन आयरन पॉट ऑन द स्टोव विच हीट्स अप फास्टर, द आयरन पॉट और द वाटर, प्रोवाइड अ रीज़न फॉर योर रिस्पॉन्स। कि जब हम बॉयल करते हैं वाटर को, एक आयरन पॉट है उसमें, तो आपके पास कौन सा इन दोनों में से मटेरियल जल्दी से हीट अप होता है, आयरन पॉट या वाटर, और हमने इसका साथ में रीज़न भी देना है हमारे रिस्पॉन्स के लिए। ये ग्राफ एज इट इज़ जैसे आपकी बुक में वैसे ही है। टाइम आपको 0 से 60 सेकंड्स तक दिया हुआ है, वाटर का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सी तक और आयरन का 25 से 65 तक दिया हुआ है। अब हम फर्स्ट जो पॉइंट था उसमें क्या था कि आपने क्रिएट करना है लाइन ग्राफ को, टेम्परेचर वाई पे लेना है, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे लेना है। तो उसी तरह से हमने क्या किया, ये टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो ब्लू लाइन है वो मैंने वाटर टेम्परेचर शो किया हुआ है और रेड से आयरन का टेम्परेचर शो किया हुआ है। साथ साथ अगर आप टेबल देखेंगे और फिर ग्राफ ड्रा करेंगे और इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर पहले हम वाटर के टेम्परेचर को डिस्कस कर लें तो वाटर की पहली रीडिंग टाइम की आपको 25 दिखाई हुई है, और साथ में वाटर टाइम जो है पहले 0 सेकेंड्स पे जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो 25 है। तो ये 0 टाइम और ये इसका यहाँ से हमने टेम्परेचर 25 लिया, तो पहला डॉट जो है वाटर का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड रीडिंग वाटर की क्या है
जब वाटर का टाइम 15 सेकेंड्स होगा तो वाटर का टेम्परेचर 26.2 हो जाता है। अब इसको देख लेते हैं। 15 आपने जो है वो टाइम यहाँ से ले लेना है, ये 15 टाइम आ गया और यहाँ से हम इसको कहाँ ज्वाइन करेंगे, 26.2 के लेवल पे। ये 25 है तो इसे थोड़ा सा ऊपर 26.2 होगा तो वो यहाँ पे आके मैच करेगा। तो ये हमने सेकेंड और वाटर का ये लगा लिया। वाटर की थर्ड रीडिंग देखते हैं। थर्ड रीडिंग क्या कहती है, टाइम जब 30 सेकेंड है तो वाटर का टेम्परेचर 27.5 हो जाएगा। अब टाइम 30 कहाँ पे, ये टाइम, ठीक है, टाइम 30, सॉरी ये टाइम का एक्सेस ये है, टाइम 30 यहाँ पे। अब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 27.5। तो ये 25 था, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 27.5 बनेगा। तो ये हमारा डॉट नेक्स्ट थर्ड रीडिंग का आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ रीडिंग की तरफ जाते हैं। इस पे टाइम 45 बताया हुआ और 28 आपको टेम्परेचर बताया हुआ है। 45 टाइम एक्सेस पे यहाँ पे बन रहा होगा और इसके इस साइड पे जो है आपको टेम्परेचर इसका क्या बताया हुआ, 28.8 बताया हुआ। तो वो यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेटली बन रहा होगा, ठीक है। तो ये डॉट हम लगा देंगे। एंड पे जो लास्ट रीडिंग है वो हमें क्या बताती है, 60 सेकेंड्स पे वाटर का टेम्परेचर 30 हो जाता है। ये 60 सेकेंड्स आ गया, ठीक है, और 30 टेम्परेचर यहाँ से आ गई। तो हमने यहाँ पे डॉट लगा लिया। फिर एंड पे क्या करना है, सब डॉट को हम मिला लेंगे, कंबाइन कर लेंगे तो आपको वाटर की जो लाइन ग्राफ है वो इस किस्म का मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अब आयरन की तरफ चलते हैं। आयरन की हमने ये इससे रेड लाइन से शो किया है। आयरन की फर्स्ट रीडिंग क्या है कि बिल्कुल सेम एज़ वाटर है कि जब टाइम 0 सेकेंड है तो आयरन का टेम्परेचर क्या होगा, 25 होगा। तो ये इन दोनों की पहली जो है वो सेम आ जाएगा, डॉट इनका सेम जगह पे आ जाएगा। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में क्या है कि टाइम जब 15 होता है तो इसका जो टेम्परेचर है वो 35 हो जाता है। टाइम 15 यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्रोक्सीमेटली बन रहा होगा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर वहाँ पे 35 होता है तो हमने यहाँ 35 के सामने और 15 के यहाँ पे आपने डॉट लगा देना है। अब इसकी नेक्स्ट रीडिंग हमें क्या बताती है कि जब 30 टाइम गुजर जाएगा, 30 सेकेंड हो चुके होंगे तो इसका टेम्परेचर 45 हो जाएगा। यानी कि 30 पे हमने यहाँ 45 के सामने डॉट लगा दिया, ठीक है। इसकी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ चलती है। नेक्स्ट रीडिंग ये कहती है कि जब टाइम 45 सेकेंड्स हो जाते हैं तो इसका टेम्परेचर 55 हो जाता है। यहाँ से 45 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बन रहा होगा, टेम्परेचर क्या है 55, यहाँ पे आपने डॉट लगा लिया। इसके बाद जो आपके पास लास्ट रीडिंग है वो क्या कहती है, 60 सेकेंड्स पे इसका टेम्परेचर 65 डिग्री सी आपको शो होता है। तो ये 60 आ गया और 60 के सामने आपने यहाँ 65 के सामने डॉट लगा लिया। एंड पे आपने इन सबको ज्वाइन कर लिया तो आपको इस तरह की एक जो है वो ग्राफ की शेप मिलेगी वाटर के लिए और आयरन के लिए, जो अभी हमने ऊपर रेड से बताई है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। किसी को समझ अगर ना आए किसी बात की तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछा हुआ है, बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल विच हीट्स अप क्विकली वाटर और मेटल। इसमें कह रहे हैं कि इसी टेबल में जो आपको डाटा प्रोवाइड किया हुआ है इसको देख के आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सा मटेरियल जो है वो हीट अप होता है क्विकली, वाटर या मेटल। अब इसको हम कैसे बता सकते हैं, तो हम लॉजिकली क्या करेंगे कि हमने टेम्परेचर का इंक्रीज़ देख लेना है। 60 सेकेंड्स में वाटर का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पे पहुँचा है और आयरन का टेम्परेचर इनिशियल क्या था और फाइनल क्या था। बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर हम यहाँ पे देख लेंगे। तो अगर टेबल देख लें तो 0 से 60 दोनों के लिए टाइम तो बराबर दिया हुआ है ना, 60 सेकेंड्स या 1 मिनट दिया हुआ है। तो वाटर इनिशियली 25 पे था और एंड पे उसका 30 हो जाता है, यानी कि 30 माइनस 25 करेंगे तो 5 डिग्री सी का सिर्फ फ़र्क आया है, ठीक है। 60 सेकेंड्स में वाटर के टेम्परेचर में 5 डिग्री सी का डिफरेंस आता है या 5 डिग्री सी इंक्रीज़ करता है उसका टेम्परेचर। और सेम अगर हम आयरन का देखें तो 25 65, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया एज़ कम्पेयर टू वाटर, 40 डिग्री का फ़र्क आया। तो हमने इसको मैथमेटिकली देख लिया कि वाटर का टेम्परेचर 60 सेकंड में या 1 मिनट में 5 डिग्री सी राइज़ करता है और आयरन का जो है 40 डिग्री सी राइज़ करता है। इसका क्या मतलब है, आयरन ज़्यादा जल्दी से हीट अप हुआ है एज़ कम्पेयर टू वाटर। इसका क्या रीज़न है कि हमारे पास जो आयरन है ना उसकी लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। जिस सब्सटेंस की, जिस मटीरियल की हीट कैपेसिटी कम होती है वो थोड़ी सी हीट लेके जल्दी से हीट अप हो जाता है और वो फिर हीट को जितना जल्दी अब्जॉर्ब करता है, जितना जल्दी उसका टेम्परेचर राइज़ करता है उतना जल्दी वो फिर कूल भी हो जाता है, वो इतना रिटेन नहीं कर सकता। तो आयरन की क्योंकि हीट कैपेसिटी कम होती है वो जल्दी से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड में हमसे पूछा हुआ है विच डू यू थिंक विल कूल मोर स्लोली, वाटर और आयरन, एलेबोरेट योर आंसर। पहले हमने ये बता दिया हीटअप कौन सा जल्दी होगा, अब आपने बताना है कि कूल जो है वो स्लोली कूल कौन सा होगा। तो वाटर जो है वो कूल होता है मोर स्लोली दैन द आयरन, क्योंकि अभी मैंने वही रीज़न बताई ना, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है
ठीक है, वो हीट अप होने में भी ज़्यादा टाइम लगाता है। हीट अप होता है ज़्यादा टाइम में और फिर कूल होने में भी वो ज़्यादा टाइम लगाता है। तो वाटर और आयरन में से वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है वाटर हीट अप होने में भी ज़्यादा टाइम लगाता है और कूल होने में भी ज़्यादा टाइम लगाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने बता दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। अमाउंट ऑफ हीट है जो कि वाटर किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। वाटर जो है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4.18 जाउल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड होती है और ये एब्जॉर्ब करता है, रिटेन करता है हीट को लॉन्गर टाइम के लिए। लेकिन आयरन की लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ये हीट अप होता है क्विकली और लूज भी जल्दी से कर देता है। तो आंसर क्या होगा कि वाटर जो है वो स्लोली कूल डाउन होता है। ये हमारे पास थर्ड इसका पॉइंट था। और फोर्थ में हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हेन यू बॉयल वाटर इन एन आयरन पॉट ऑन द स्टोव विच हीट्स अप फास्टर द आयरन पॉट और द वाटर प्रोवाइड अ रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। इस पर पूछ रहे हैं कि स्टोव है, स्टोव पे हमने आयरन पॉट को प्लेस किया, आयरन पॉट में बॉयल कर रहे हैं हम वाटर को। तो अब हमने ये बताना है कि आयरन पॉट जल्दी से हीट अप होता है या वाटर जल्दी से हीट अप होता है, और साथ हमने अपने रिस्पॉन्स का जो रीज़न है उसको भी हमने साथ में एलेबोरेट करना है। आंसर क्या आ जाता है कि जब हम बॉयल करते हैं वाटर को आयरन पॉट में, तो जो आयरन पॉट है ना वो हीट अप होता है जल्दी एज़ कम्पेयर टू वाटर। इसका रीज़न क्या है, अगेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आयरन की लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने का मतलब है थोड़ी सी एनर्जी लेके इसका टेम्परेचर जल्दी से रेज हो जाता है। लेकिन वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका मतलब है इसको ज़्यादा एनर्जी लेनी पड़ती है और तब जाके इसका टेम्परेचर थोड़ी देर से जाके रेज होता है, ज़्यादा टाइम लगाता है रेज होने में। ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट, हम हीट तो सेम प्रोवाइड कर रहे हैं ना दोनों को। ठीक है, तो लेकिन आयरन का टेम्परेचर जल्दी से इंक्रीज़ हो रहा है और इसको मोर हीट ले रही होता है वाटर जो है अपना टेम्परेचर रेज करवाने के लिए। तो इस वजह से आयरन पॉट जो है वो जल्दी से हीट अप हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर जाके वाटर बॉयल होता है, वाटर हीट अप होता है। यहाँ पे हमारे जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होकर टोटल 2 ही दिए हुए थे क्वेश्चन, आपको आगे उनके डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए थे। ठीक है, इसके बाद हम MCQs की जानिब बढ़ते हैं। MCQs इस चैप्टर के ये अच्छा, इसमें पूछा हुआ है फर्स्ट जो आपके पास MCQ है, वाई इज़ वाटर यूज्ड इन द रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल एज कूलेंट। इसमें कह रहे हैं कि वाटर को हम ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों के इंजन में कूलेंट के तौर पे क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। इसका आपने रीज़न बताना है। रीज़न क्या है, अच्छा ए पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं इट इज़ ईजीली अवेलेबल। बी पॉइंट कह रहे हैं इट इज़ लो कॉस्ट और फ्री। सी पार्ट में लिखा हुआ है इट हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट और डी में बोला हुआ है इट हैज़ ऑक्सीजन। अच्छा, अब इसका क्या रीज़न हो सकता है, देखें। अब जो ए में बात लिखी हुई है बेशक ये बात दुरुस्त है, वाटर हमें इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन हम इसके इजीली अवेलेबल होने की वजह से इसको ऑटोमोबाइल्स में कूलेंट के तौर पे तो नहीं यूज़ करने के लिए इस रीज़न को हम चूज़ कर सकते। इस तरह तो और भी ढेर सारे मटेरियल जो कि हमें इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, तो हम ए ऑप्शन तो कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी सिर्फ अवेलेबिलिटी की वजह से ये रीज़न हम सिर्फ एक नहीं ले सकते। बी पार्ट क्या है, इट इज़ लो कॉस्ट और फ्री। बी पार्ट बात तो बेशक दुरुस्त है कि वाटर जो होता है उसकी लो कॉस्ट होती है, वो फ्री होता है, लेकिन इस रीज़न की वजह से हम इसको ऑटोमोबाइल में कूलेंट के तौर पे तो सिर्फ यूज़ करने के लिए ये रीज़न नहीं ले सकते। इसके अलावा और काफ़ी मटेरियल है जो कि लो कॉस्ट के होते हैं और फ्री भी हमें मिल रहे होते हैं, तो हम उसको तो यूज़ नहीं कर रहे। सी पार्ट क्या कहता है, इट हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट। अच्छा, अब ये काफ़ी लॉजिकल पॉइंट आपको दिया हुआ है कि हमने जो चैप्टर पूरा पढ़ा है उसमें हमने यही पढ़ा है वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होती है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा रेज होता है। तो इंजन में कूलेंट के तौर पे जब हम वाटर को यूज़ करते हैं तो वाटर इंजन की सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा लेता है और उसका वाटर का अपना टेम्परेचर बहुत थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो ये किस वजह से है, इसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट की वजह से। तो ये करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन बनता है। इट हैज़ ऑक्सीजन डी पार्ट में कह रहे थे, तो सिर्फ वाटर में ही तो ऑक्सीजन नहीं है और इसकी वजह से तो हम इसको कूलेंट में यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो सी पार्ट होगा। सेकंड की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंडक्शन। इसमें कह रहे हैं कि नीचे आपको उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं 4, इसमें से आपने बताना है कि कंडक्शन की बेस्ट एग्जांपल कौन सी है। अब आपने कंडक्शन की जो डेफिनेशन है उस पर गौर करना है। उसमें क्या होता है कि टू सबस्टांसेस, जब कोई भी बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट होती है तो उनमें क्या होता है, टेम्परेचर का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अब हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं। अ मेटल स्पून बिकम्स हॉट व्हेन प्लेस्ड इन द बॉइलिंग वाटर। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास एक मेटल स्पून
स्पून है वो तब हॉट होती है जब हम उसको प्लेस करवाते हैं बॉइलिंग वाटर में, यानी कि क्या है कि आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं। बॉइलिंग वाटर के साथ मेटल स्पून जब कॉन्टैक्ट में आई तब वो हॉट हुई। तो ये तो बहुत हद तक बात ठीक होगी, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इनमें से मोर अप्रोप्रिएट कौन सा है। बी पार्ट में क्या बोला मैं, वार्म एयर राइजिंग नियर अ हीटर। अच्छा, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है राइजिंग नियर अ हीटर, एयर के वार्म एयर के जो मॉलिक्यूल है वो राइज हो रहे हैं, हीटर के आगे पड़े हुए हैं वो, ठीक है, जो हीटर के करीब हैं वो, तो ये तो कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है, तो इसमें तो कंडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सी क्या है, सनलाइट वार्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सनलाइट जो अर्थ तक पहुंच रही होती है, उसकी लाइट या उसकी रेडिएशन, वो तो रेडिएशन के प्रोसेस से पहुंच रही है। कंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडीज़ जो होती हैं उनका कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी होता है, तो सी पार्ट भी नहीं हो सकता। और डी में क्या है, माइक्रोवेव ओवन हीटिंग द फूड। माइक्रोवेव में जो फूड हीट हो रही होती है वो भी रेडिएशन की वजह से हो रही होती है, वेव्स की वजह से हो रही होती है। तो कंडक्शन के लिए जो बेस्ट आंसर बनता है वो पार्ट ए ही बनता है, क्योंकि इनमें दोनों बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में आ रही होती हैं। थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर मेथड्स वुड बी डोमिनेंट व्हेन यू प्लेस योर हैंड नियर बट नॉट टचिंग आ फायर। यानी कि इसमें हम टच नहीं कर रहे, एक बात उन्होंने हमें बता दी, टच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि जिन ऑप्शन में कंडक्शन दिया हुआ है वो तो ख़त्म हो जाएंगे। इसमें कंडक्शन है, इसमें कंडक्शन है और इसमें कंडक्शन है। देखें कंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडीज़ जो भी हैं वो कॉन्टैक्ट में होती हैं। अब जब आपने हाथ गर्म करने हैं, आपने फायर के साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट में तो नहीं हाथ को हम ले जाते, ठीक है, तो कंडक्शन वाले सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। तो एंड पे रह कौन सा जाता है, सी पार्ट रह जाता है, जिसमें क्या दिया हुआ है, रेडिएशन और कन्वेक्शन। तो यही करेक्ट आंसर है। फोर्थ की तरफ जाते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है सैम्पल बताना है आपने और यूनिट बताना है हीट कैपेसिटी का। तो ये आप अपनी इस पूरे चैप्टर में बार बार क्या पढ़ रहे हैं, जाउल पर डिग्री सी पढ़ रहे हैं, जाउल पर केजी पर केल्विन, जाउल केजी पर केल्विन, जाउल पर केजी केल्विन। अच्छा, पहला तो है नहीं, इसमें साथ में टेम्परेचर जो है वो हमने केल्विन में एक तो दिखना होता है। सेकंड, ये बी जो है वो करेक्ट है। सी क्यों करेक्ट नहीं है, इसमें केजी लिखा हुआ है, पर केजी नहीं लिखा हुआ। और ये वाला इसमें केल्विन के साथ पर नहीं लिखा हुआ, हालांकि टेम्परेचर के साथ भी आपने पर लिखना है लाजमी। फिफ्थ की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू इक्वल मैसेज ऑफ द वाटर एंड कॉपर, वाई डज टेम्परेचर ऑफ द कॉपर इंक्रीज फास्ट। इसमें कह रहे हैं कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर को भी और कॉपर को भी, लेकिन टेम्परेचर कॉपर का जल्दी से क्यों इंक्रीज हो जाता है। अगेन वही आंसर, क्योंकि जो कॉपर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कम है, वो थोड़ी सी हीट लेके जल्दी से हीट अप हो जाता है। तो ये जो इसका ऑप्शन ए है वो पहले ही इन्होंने करेक्ट ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। बी में क्या है, पुअर कंडक्टर होने की वजह से, तो इसका रीज़न ये नहीं बनता, कन्वेक्शन है और रेडिएशन, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, वो ये अप्रोप्रिएट है। सिक्स की तरफ चलते हैं, द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस इन द फ्लूइड्स इज। कंडक्शन किस वजह से होती है, कॉन्टैक्ट की वजह से होती है। रेडिएशन क्या हो रही होती है, वेव्स की फॉर्म में इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रांसफ़र हो रही होती है। इंसुलेशन क्या है, इंसुलेशन में कहाँ से हीट ट्रांसफ़र होती है, एंड पे रह जाता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में हमने क्या देखा था, जिस तरह से वो फ्लूइड है, तो जो पार्टिकल्स नीचे होते हैं लेस डेंस होकर ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जो हाइयर ज़्यादा डेंसिटी वाले होते हैं वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं, तो कन्वेक्शन इसका आंसर आ जाता है। ये कन्वेक्शन के जो टॉपिक है उसमें ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई द अर्थ एक्सपीरियंसेस मोर हीट फ्रॉम द सन दैन द मून डिस्पाइट बीइंग ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस अवे। इसमें कह रही हैं कि हमारे पास, आपने इसका रीज़न बताना है कि अर्थ पे ज़्यादा हीट क्यों है, आल्दो सन का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से और सन का डिस्टेंस मून का दोनों का बराबर है, तो अर्थ पे ज़्यादा हीट क्यों है। तो हम इसका जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ए पार्ट में क्या बोला हुआ है, अर्थ बेटर कंडक्टर एज़ कम्पेयर टू मून। बी में बोला हुआ है अर्थ पे ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। सी में बोला हुआ है मून जो है वो रिफ्लेक्ट करवा देता है सन की रेडिएशन को, तो इसलिए उसका टेम्परेचर कम है। या और डी में बोला हुआ है मून ट्रैप कर लेता है हीट इफेक्टिवली। अच्छा, पहले में कंडक्शन की वजह से तो सिर्फ अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से रहा, ठीक है। अर्थ में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये दुरुस्त बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ट्रैप कर रही होती हैं हीट को, वापस नहीं जाने देती, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सी में क्या बोला हुआ है, मून जो है वो रिफ्लेक्ट करवा देता है, मून रिफ्लेक्ट करवा रहा है तब भी उसका टेम्परेचर कम है, तो ये तो उन्होंने हमसे पूछा नहीं, उन्होंने हमसे पूछा अर्थ का टेम्परेचर क्यों ज़्यादा है, मून का कम होने की रीज़न नहीं पूछी। डी में बोला हुआ है मून ट्रैप कर लेता है हीट को इफेक्टिवली, अगर मून ट्रैप करता है तो मून का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, यहाँ पर उन्होंने हमसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह पूछी है, जो कि बी में बताया हुआ करेक्ट। अच्छा, 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डल ब्लैक कलर ऑन अ सरफेस इज द बेस्ट अब्जॉर्बर ऑफ अ रेडिएशन
रेडिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट रेडिएटर। जो बेस्ट एब्जॉर्बर है वो बेस्ट रेडिएटर है, ठीक है। तो बेस्ट एब्जॉर्ब कौन करता है, ब्लैक सरफेस करती है या कोई भी रेड कलर सब्सटेंस करेगा, सरफेस करेगी, शाइनिंग सिल्वर सरफेस करेगी, वाइट सरफेस करेगी। बेस्ट एब्जॉर्बर भी ब्लैक सरफेस है और बेस्ट रेडिएटर भी ब्लैक सरफेस ही है। तो ये इसका आंसर जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक 8 हो के अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। 9th की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हाउ डज़ द इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। हमारे पास जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने में मिलता है कि काफ़ी इन्हांस हो चुका है, ये किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी हो रही होती है। ए पार्ट बताया हुआ, इट इंक्रीजेज अर्थ्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, इट ट्रैप्स मोर हीट इन द अर्थ्स एटमोसफेयर रेजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, इट ब्लॉक्स यूवी रेज फ्रॉम एंटरिंग द एटमोसफेयर, इट इंक्रीजेज द अर्थ्स रोटेशन स्पीड कॉजिंग हीट बिल्डअप। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए ऑप्शन में क्या था कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो अर्थ की रिफ्लेक्शन की एबिलिटी को तो कहीं से भी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर ऐसा कर रहा होता फिर तो ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं होनी थी। कि क्या होता कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ की एबिलिटी बढ़ रही है कि अर्थ रिफ्लेक्ट कर रहा है सोलर रेडिएशन को, जितनी आ रही हैं वो सारी वापस जा रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ज़मीन पे तो कोई पहुंचनी नहीं थी, तो ज़मीन का टेम्परेचर इतना हद तक कम हो जाना था कि लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होनी थी। सी में क्या कह रहे हैं, ये ब्लॉक करता है यूवी रेज को एटमॉस्फेयर में एंटर होने से। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ से यूवी रेज को ब्लॉक करवाता है, ये तो ओजोन का रोल है हमारे पास, ठीक है। और जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो ओजोन की भी तो डिप्लीशन होती जा रही है, और ये वाला काम भी ओजोन का सही से हो नहीं पा रहा, बल्कि क्या है कि मज़ीद अल्ट्रा वायलेट रेज एटमॉस्फेयर में आ रही होती हैं। डी पार्ट में क्या बताया हुआ है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो अर्थ की रोटेशन स्पीड को इंक्रीज़ करवा देता है और हीट बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। हीट बिल्डअप तो हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, लेकिन अर्थ की रोटेशनल स्पीड पे इसका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो है वो बी ही करेक्ट है। 10th पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोर्स ड्राइविंग प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू है, जो टॉपिक है उसमें अच्छे से इस बात का जिक्र है कि मेंटल जो कन्वेक्शन करंट्स हैं उनकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है और अर्थक्वेक्स होते हैं। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से तो टाइड्स होती हैं, हाई टाइड्स लो टाइड्स होती हैं। सोलर रेडिएशन की वजह से तो सिर्फ नहीं टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं, इनका तो और भी बहुत ज़्यादा रोल है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 11th की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ पार्शली मोल्टन रॉक दैट कैन फ्लो स्लोली। ये आपके जो बुक का टॉपिक है, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है। बुक के आपने टॉपिक लाइन्स अच्छे से याद किए होंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड इनके कंटेंट्स याद किए होंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा इसका आंसर एस्टीनोस्फीयर में ये मेंशन है। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट MCQ है 12th, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद राइजिंग सी लेवल्स। इसमें कह रही हैं कि इन तमाम जो नीचे आपको वेदर इवेंट्स दिए हुए हैं ना, इन सब में से सी लेवल्स का जो राइज होना है वो इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है। तो अर्थक्वेक की वजह से सी लेवल बार बार अर्थक्वेक रोज़ तो नहीं आ रहे होते, ठीक है, समटाइम्स ही आ रहे होते हैं। हरिकेन्स इसका करेक्ट आंसर है। विल्ड फायर्स यानी कि जंगल में जो आग लगी हुई है उसका सी के लेवल को राइज करवाने से कोई ताल्लुक नहीं है। और टोर्नाडोज ये तो सिंपल जो है वो एक विंड का काइंड ऑफ जिसको हम तूफान बोल रहे होते हैं, ये तो वो है, तो हरिकेन इसका बेस्ट आंसर हो जाता है। अच्छा, इस लेक्चर में हमने जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए, MCQ कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।